नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज तारीख है 3 जुलाई और दिन है शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रा 2 मार्गों पहलगाम और बालटाल से कराई जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और मौसम को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में विवाद बढ़ चुका है। संतों और अधिवक्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी डॉक्टर गोपाल राव और मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने आरोपी अविनाश शुक्ला के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। मामले की जाँच एसआईटी कर रही है और पूरे प्रकरण पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। वहीं पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल केस में सिया गोयल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक क्लब में नजर आ रही हैं और सिया किसी से फोन पर बात करते दिखाई दे रही हैं। सिया के हाथ में बियर की बोतल है और तेज आवाज में वो भद्दी गालियां देते हुए किसी से बात कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो दिसंबर 2025 का है। उल्लेखनीय है कि इस वीडियो के सामने आने से करीब 24 घंटे पहले सिया की मां ने दावा किया था कि उनकी बेटी ना ही पार्टियों में जाती थी और ना ही वो शराब पीती हैं। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो भी जांच का हिस्सा है और सभी डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। केतन अग्रवाल मौत मामले की जांच में अब मोबाइल डेटा से कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री और डिजिटल चैट्स की जांच कर रही है ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार मतदान और मतगणना निर्धारित तिथियों पर होगी। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई 2026 को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त 2026 को नतीजों की घोषणा होगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ स्कीम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई व्यवस्था का मकसद पीएफ से जुड़े नियमों को और आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को पीएफ खाते के संचालन, दावों के निपटारे और अन्य सेवाओं में पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कंपनी से पूछा है कि ये फीचर भारत में लागू होने पर यूजर्स की सुरक्षा, पहचान और साइबर अपराधों की जांच पर क्या असर डालेगा। मेटा से पूरे फीचर की विस्तृत जानकारी और जवाब मांगी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एनटीए ने फिजिक्स और जूलॉजी के कुछ सवालों में गड़बड़ी मानते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने का फैसला किया है। संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा जिनके नंबर इन विवादित सवालों से प्रभावित हुए हैं। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद यूपीएससी पास कर आईपीएस बने दीपक गहलावत अब चर्चा में है। फर्जी दवा रैकेट से जुड़े मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए नकली दवाओं का कारोबार किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। 10वीं के आईटीआई पास युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका है। नैनी एरोस्पेस ने ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन से पहले योग्यता और जरूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अहम अपडेट है। इस साल ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के तहत 65 कॉलेजों में करीब 1370 सीटों पर दाखिला मिलेगा। कुल सीटों में 5% रिजर्वेशन इन दोनों कोटे के लिए रखा गया है। इच्छुक छात्रों को तय समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रायल प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार हेलीकॉप्टर और ऑपरेशन के लिए PINS इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को मंजूरी दी गई है। इस तकनीक से खराब मौसम और कम दृश्यता में हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकेगा और लैंड कर सकेंगे। इससे खास तौर पर दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में हवाई सेवाएं बेहतर होंगी। भारत और जापान के रिश्तों में उस वक्त खास गर्मजोशी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। जवाब में ताकाइची ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों देशों का रिश्ता भाई बहन के भरोसे और अपनापन के साथ आगे बढ़ेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 120 से ज्यादा कारोबारी समझौते, 10 अरब डॉलर के नए निवेश, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की 12वीं रक्षा उप समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संयुक्त सैन्य अभ्यास, परीक्षण, रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने भविष्य में रक्षा सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति जताई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली ही बारिश के बाद कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बनने का मामला सामने आया है। सहारनपुर के पास सड़क की खराब हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच और मरम्मत का भरोसा दिया है। वहीं अमेरिकी कंपनी पेप्सिको की सीईओ रही इंदिरा नूई ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उन्होंने अमेरिकी वर्किंग कल्चर की तारीफ करते हुए कहा कि अगर वो भारत में होती तो कभी भी इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन पाती। नूई ने चीन को भी भारत से बेहतर बताया है। इंदिरा नूई ने भारत और अमेरिका के वर्क कल्चर की तुलना करते हुए कहा कि अमेरिका में काम के दौरान जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने भारत में कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की जरूरत बताई है। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं राजस्थान के धौलपुर में कुख्यात जगन गुर्जर की मौत के बाद उसका परिवार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून के तहत की गई है और हर पहलू की जांच जारी है। अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया से बातचीत में भाई पप्पू गुर्जर ने जेल में बंद विष्णु के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उसने जगन गुर्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। पप्पू ने कहा कि जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वो जेल में उसकी चड्डी धोता था, ऐसे में वो उसके भाई की हत्या कैसे कर सकता है। इस बयान के सामने आने के बाद पूरे मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। झारखंड के रांची में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने राबड़ी देवी के करीबी माने जाने वाले सुबोध राय को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान एक बॉटलिंग प्लांट को भी सील किया गया जहां अवैध शराब बनाने का आरोप है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मामले में आगे भी कार्रवाई की बात कर रही है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और ज्यादा लोग ईवी अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आप दिल्ली में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो डीजे की द्वारका सीएसपी हाउसिंग स्कीम आपके लिए मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत ई ऑक्शन के जरिए फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री की जाएगी। आवेदन करने से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ई ऑक्शन की प्रक्रिया को ध्यान से समझने की सलाह दी गई है। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 2548 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने देश भर में 7220 गेटमैन पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इन पदों पर सिर्फ पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को बड़ा निवेश मिला है। 31 औद्योगिक इकाइयों की ओर से करीब 275 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 1360 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे जिले में औद्योगिक विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हाल ही में व्हाट्सएप पे एक नई सुविधा यूजर नेम शुरू की गई है। यूजर अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। इसके जरिए वो बिना फोन नंबर शेयर किए व्हाट्सएप पर लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस फीचर को लेकर हो रही दिक्कत बताई है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि व्हाट्सएप पर उनका यूजर नेम पहले से किसी और ने रिजर्व कर लिया है। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात से हुई है कि आपके साथ उनके नाम का इस्तेमाल करने वाले लगभग सभी वेरिएशन भी रिजर्व किए हुए लग रहे हैं, जैसे manish.sisodia.aap, manish_sisodia_aap और मनीष सिसोदिया आप और इसी तरह के कई कॉम्बिनेशन। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है आपसे जुड़ा कोई दूसरा मनीष सिसोदिया नहीं है। अगर किसी और ने ये यूजर नेम रिजर्व किए हैं तो इससे किसी और का रूप धरने और लोगों को गुमराह करने की संभावना को लेकर गंभीर चिंता पैदा होती है। वहीं दिल्ली चिड़ियाघर को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई योजना के तहत जानवरों के लिए बड़े और प्राकृतिक माहौल वाले बाड़े बनाए जाएंगे। कई जगह पारंपरिक लोहे के ग्रिल की जगह ग्लास एनक्लोजर लगाए जाएंगे ताकि पर्यटक जानवरों को करीब से देख सके और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सके। राजधानी दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक नया थीम आधारित जंगल विकसित किया जाएगा, जिसे कुरानी वन नाम दिया गया है। इस वन में सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ साथ लोगों को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ना भी है।
दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये लोग दिल्ली और पंजाब में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस उस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले 5 महीनों से लापता लड्डू गोपाल की मूर्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने एसआईटी का गठन किया है। 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस संयुक्त रूप से जांच करेगी। ये पूरा घटनाक्रम 29 जनवरी का है, जब अलकापुरी में रहने वाली विजय शर्मा लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ बाजार में पहुंची थी। विजय शर्मा हमेशा अपने साथ एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति रखती है। 29 जनवरी को जब वो बाजार गई थी तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले गई थी। माधवगंज इलाके में शॉपिंग करते वक्त लड्डू गोपाल जी की मूर्ति एक ठेले पर छूट गई। इसके बाद विजय शर्मा को उनके लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं मिली। काफी प्रयास करने के बाद भी वो उनको तलाश करती रही। जब कहीं लड्डू गोपाल नहीं मिले तो विजय ने पुलिस से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने लगातार 7वें साल बिजली दरें न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही नोएडा में बिजली बिल पर मिलने वाली 10% की छूट भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की आशंका जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। समुद्री खाद्य उद्योग से जुड़े युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सी फूड स्किल ओलंपियाड का समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य सी फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने त्रिपुरा के अगरतला में बड़ी कार्रवाई करते हुए मालगाड़ी से प्रतिबंधित कफ सिरप की भारी खेप जब्त की है। शुरुआती जांच में आशंका है कि इसे अवैध तरीके से दूसरे देशों में तस्करी के लिए भेजा जा रहा था। मामले की जांच अभी जारी है। वहीं हरियाणा के अंबाला में बोरवेल में गिरने से 4 साल के मासूम निर्वैर की मौत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगने के बाद जांच तेज हो चुकी है। वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। मुंबई में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ। साकिनाका इलाके में खुले मेन हॉल में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। घटना के बाद नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बेहद सतर्क रहें, जल भराव वाले इलाकों में जाने से बचें और सड़कों पर चलते समय खुले नालों, मेन हॉल और तेज बहाव वाले पानी से दूरी बनाकर रखें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि एआई उपयोगी जरूर है, लेकिन इसके जवाब हमेशा पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होते। इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में बिना जांच एआई पर निर्भर रहना गंभीर गलतियां पैदा कर सकता है। पटना मेट्रो के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच हुई हल्की फुल्की बातचीत चर्चा का विषय बन चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को मेट्रो चल पड़ी है। 3 किलोमीटर का ये पहला सफर हंसी मजाक और ठहाकों वाला रहा। दरअसल मलाही पकड़ी स्टेशन पर उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मेट्रो में सवार हुए थे, उनके साथ मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य अधिकारी भी थे। सभी भूतनाथ स्टेशन पर उतरे। हालांकि ये छोटी सी यात्रा काफी खुशनुमा माहौल में पूरी हुई। थाईलैंड में एक दर्दनाक हादसे में 11 साल के बच्चे द्वारा चलाई जा रही पिकअप वाहन बौद्ध भिक्षुओं के समूह से टकरा गई। हादसे में 8 भिक्षुओं की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे के हाथ में वाहन कैसे पहुंचा। देश भर के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी खबर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, खेल, विज्ञान, सामाजिक सेवा, नवाचार और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों का चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। सीबीएसई ने 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 8 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों से समय पर आवेदन करने और आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देखने की अपील की है। कानून के क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट के हायर जुडिशियल सर्विस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं।
बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के कई श्रेणियों के मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 300 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब ऐसी कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे हजारों परिवारों को कानूनी राहत मिलेगी और संपत्ति से जुड़े काम आसान होंगे। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 125 डीएसपी का तबादला कर दिया है। हाल ही में इंस्पेक्टर से प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और मजबूत बनाया जाएगा। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। इसरो चेयरमैन के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था। पुलिस और साइबर टीम मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में ये धमकी फर्जी होने की आशंका जताई गई है। झारखंड के बोकारो में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटरवॉर प्रखंड के सहायक गुलाम रसूल को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सरकारी काम कराने के बदले पैसे मांगने का आरोप है। मामले की आगे जांच जारी है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। उन्हें ईरान की ओर से आधिकारिक निमंत्रण पत्र मिला है। इस यात्रा को भारत ईरान संबंधों और कूटनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। मैं सर्वोच्च नेता को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने वहाँ जरूर जाऊंगी। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी मामले की तेज और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। गुरुवार को अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले जन सरोकारों से जुड़े संगठन सीबीआई कार्यालय देहरादून में तालाबंदी का ऐलान किया गया है। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं नीट और जी में बड़ा बदलाव हो सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं बोर्ड के अंकों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक फाइनल मेरिट में बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज दिया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आम लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि सरकार लगातार इस हालात पर नजर बनाए हुए है। अब अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रही हैं तो ये खबर आपके लिए है। लगातार गिरावट के बाद अब दोनों की कीमतों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने और चांदी के दाम में उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का असर घरेलू सराफा बाजार पर भी पड़ा है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाएगी। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही टीम का ऐलान कर सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिका के एक होटल में लगी भीषण आग में गुजरात के नडियाद के एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है, जबकि भारतीय दूतावास भी पीड़ित परिवार की मदद में जुटा हुआ है। अगर आपको किसी भी न्यूज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।